नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम युवक भारती कक्षा 12वीं के व्यवहारिक हिंदी में से पाठ नंबर 14 पलवन का अध्ययन करेंगे। पलवन एकांकी को डॉक्टर दयानंद तिवारी ने लिखा है। पलवन शब्द का अर्थ होता है नए पत्ते निकलना। पलवन को आज हम एकांकी के रूप में पढ़ेंगे। विषय पलवन शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है। विषय तथा भावों का विस्तार होना ही पलवन कहलाता है, जिसमें छोटे छोटे वाक्य छोटे छोटे विचारों को खोल दिया जाता है और उन्हें विस्तृत किया जाता है। मनुष्य के व्यक्ति निर्माण में पलवन का स्थान महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे एकांकी पलवन, जिसमें लेखक का नाम है डॉक्टर दयानंद तिवारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबंध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों, विविध होता है कई तरह के विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन होता है सोच के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित चर्चाओं में सम्मिलित होते रहे। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। मंतव्य होता है अपने विचारों को। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेक्षणीय और भावोत्पादक है। प्रमुख कृतियाँ: साहित्य का समाज, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्रिंग के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। एकांकी: हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। जीवन के किसी एक अंश होता है हिस्सा, प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। तो एकांकी जो है वास्तव में नाटक का एक छोटा रूप है। वर्तमान समय में एकांकी को प्रयोग में लाने से लेखकों को इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। यहाँ पलवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। एकांकी के रूप में मतलब की गई है। साहित्य शास्त्र में पलवन रेखा को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पलवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पलवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसकी साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पलवन लेखक के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में साहित्य शास्त्र में पलवन लेखन जो है वो साहित्यकार का क्या माना गया है, लक्षण माना जाता है। पलवन अर्थात किसी लोकोक्ति, उदाहरण,
सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन है। तो प्रस्तुत पाठ जो है उसमें पलवल लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। अब हम पढ़ेंगे एकांकी। समय, समय प्रातः 11 बजे, तो सुबह का समय। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने एकांकी की शुरुआत जो है वो कहाँ से की है, कक्षा से शुरू की है कि किस तरह से जो है वो अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थी जो है वो अध्यापक के आने से पहले किस तरह अपनी बातों में लगे रहते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हम प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आंकलन करेंगे। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? अवलोकन शब्द का अर्थ होता है उसको देखा है या उसकी जांच की है। रोशन, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। भली भांति मतलब अच्छे तरीके से। अध्यापक, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता हो? तो इस एकांकी के प्रथम भाग में जैसे लेखक जो है वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से अध्यापक जो है वो कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी विद्यार्थी अध्यापक का स्वागत करते हैं। उसके बाद अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों से यह प्रश्न करते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण हो चुका है और अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आंकलन और अध्ययन करना है। तो फिर अध्यापक के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि में कोई आपकी ऐसा प्रश्न है जो आपको कठिन जान पड़ता हो? प्रतीक, सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप सभी लोगों ने प्रश्न पत्र का या फिर उसके अगले अगले विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रहा हूँ। ये प्रश्न कौन कर रहा है? शीतल कह रहा है कि मुझे जो है वो प्रश्न पत्र में एक प्रश्न जो है वो कठिन लग रहा है और वह कठिन प्रश्न जो है वो मेरे लिए क्या बन चुका है? कठिनाई का कारण बन चुका है। अध्यापक, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग में किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल, जी सर, मैं पलवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव कर रहा हूँ। तो विद्यार्थी ने कौन से विषय पर जो है अपनी शंका बताई? पलवन पर। उसको जो है वो पलवन विषय पर ही दुविधा जो है वो लग रही थी। पलवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अध्यापक, विद्यार्थी मित्रों, क्या पलवन घटन आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रतीक, रोशन, एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पलवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। जब विद्यार्थियों को किसी विषय पर कोई शंका रहती है तो वो अध्यापक से जो है वो उस शंका का निवारण चाहते हैं और अध्यापक को उस विषय संबंधी और अधिक जानकारी देने के लिए कहते हैं। तो वही जो है वो विद्यार्थी पलवन संबंधित शंका को अध्यापक के सामने रखते हुए उनसे इसका समाधान पूछ रहे हैं। अध्यापक, फिर भी रोशन,
पलवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पलवन लिखना भी एक कला है। पलवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो पलवन को लेकर जब अध्यापक ने कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिसे लेखक हो, चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, इन सबको पलवन के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। इतनी ज़रूरी क्यों है पलवन की जानकारी? ऊपरी तौर पर पलवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। आत्मसात होता है अपने अधीन नहीं कर सकता या इसे अच्छी से नहीं समझ सकता। आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक हाँ, क्यों नहीं। तो विद्यार्थियों के मन में पलवन को लेकर जो शंका थी, उसकी जानकारी या उसकी परिभाषा को जानने के लिए वो जो है वो कहते हैं अध्यापक से कि आप हमें इसकी परिभाषा की विस्तृत जानकारी जो है वो दीजिए। तो अध्यापक जो है वो अब उन्हें पलवन की परिभाषा समझाते हैं कि पलवन को हिंदी में पलवन शब्द अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पलवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। तो पलवन का अर्थ जो है वो किससे लिया गया है? विस्तार या फैलाव से। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। संक्षेपण शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब कि संक्षिप्त में, शॉर्ट में जो है वो कोई कार्य करना, संक्षेप में कोई कार्य करना। जब किसी शब्द सुक्ति होता है सुंदर वाक्य, उदाहरण होता है किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। हमने कोई ऐसा लेख लिखा है और उसमें से कुछ पाठ को या जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसको हम दूसरे लेख के साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। फिर आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति लोगों के द्वारा जो कहानियाँ बनाई जाती हैं उसको लोकोक्ति कहते हैं। गद्य और काव्य पंक्तियाँ, काव्य मतलब कविता की पंक्तियाँ आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांत होता है जब हम कुछ उदाहरण देते हैं। अथवा काल्पनिक होता है कल्पना से उत्पन्न। उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पलवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना क्या है? पलवन है। तो यहाँ पर अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को पलवन की परिभाषा समझाते हैं कि पलवन का वास्तव में अर्थ क्या है? विस्तार या फैलाव। तो क्या पलवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गोराश, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म होता है, बहुत बारीक और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। मतलब शॉर्ट में ही क्या कर देते हैं? विषय को समझा देते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पलवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। पलवन के माध्यम से कैसे समझाया जाएगा? उसमें कुछ और विषयों को जोड़कर उस विषय को और विस्तार से समझाकर वो विषय जो है वो क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे लेते हैं कि वो उस विषय को संक्षिप्त में समझाकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में हम किसका सहारा ले सकते हैं? जब विद्यार्थी कहता है कि आपने बहुत संक्षिप्त में इसका समझा दिया, तो उस समय हम पलवन का सहारा लेकर जो है वो उसे और विस्तार से समझा सकते हैं। तो पलवन से तात्पर्य निबंध है, विद्यार्थी रोशन जो है वो कहता है। अध्यापक नहीं, कई लोग निबंध और पलवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता
है। तो प्रतिभा होता है बुद्धि, ठीक है। और मौलिकता शब्द का अर्थ होता है मौलिक का आधार लिखा जाता है। पलवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पलवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। पलवन में भी विषय का विस्तार तो होता है, लेकिन उसको निश्चित सीमा तक ही लिया जाता है। रिदिम सर, पलवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना पड़ता है। भाषा विस्तार पर भी क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। तो विद्यार्थी जब अध्यापक से ये प्रश्न करते हैं कि भाषा विस्तार का भी अध्ययन किया जाता है, तो उस पर अध्यापक जो कहते हैं कि मैं इसी विषय पर आ रहा था, और ऐसे में भाषा का विस्तार करना जो है वो क्या रहता है, एक कला है, एक तरीका है। इसलिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण मतलब अलग करना, सलेषण फिर मिलाना, और तार्किक क्षमता तर्क करने की योग्यता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल होता है, प्रकाशन की कला की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता होता है उपदेशक। प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पलवन कहा जाता है। तन्वी सर जी, क्या पलवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? भाव विस्तार मतलब विचारों का विस्तार के साथ साथ चिंतन होता है, मनन करने वाला जो हम सोचते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पलवन के भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ भी समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मर्म स्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्य या खंडों को, बंद विचारों को खोल देना, फैलाना देना, विस्तृत कर देना ही पलवन है। तो यहाँ पर अध्यापक जो है वो बच्चों को संक्षिप्त में ये बताते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंड जो है में बंद विचारों को खोलना, उनको फैलाना और विस्तृत करना ही वास्तव में क्या है, पलवन है। रोशन, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पलवन कला का आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? मतलब कि हमें अपनाने की इसकी क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें इस विषय पर जानकारी की क्या आवश्यकता है, हम कोई ऐसे साहित्यकार तो है नहीं कि हमें इसको समझना आवश्यक है। तो अध्यापक, रोशन, तुम अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है। जिज्ञासा होता है इच्छा, सराहनीय मतलब प्रशंसा करने लायक, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन, जी सर, हमें इस विषय की जानकारी चाहिए। अध्यापक, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पढ़ रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि और मौलिक विचारों में को व्यक्त करते हैं, हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पलवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों में
का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पलवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। व्यक्ति के निर्माण में पलवन जो है वो क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करता है। तन्वी, वह कैसे? अध्यापक, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास भी आवश्यक है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पलवन का महत्व नहीं, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। अवगत होता है, परिचित। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अन्य व्यवसायों में भी पलवन का उपयोग होता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पलवन उपयुक्त है। तो यहाँ पर अध्यापक ने पलवन संबंधी जानकारी दी है कि पलवन जो है हर जगह उपयुक्त होता है, चाहे कोई पत्रकार हो, वक्ता हो, नेता हो, प्रोफेसर हो, चाहे वकील ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त लेखन, संवाद लेखन और विज्ञापन तथा अनेक व्यवसायों में भी पलवन की अहम भूमिका है। विद्वा, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं कि पलवन की विशेषता क्या होती है। अब विद्यार्थी जो है वो इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तव में पलवन की विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी हैं। अध्यापक बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पलवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। पलवन की विशेषताएं: कल्पनाशीलता, सबसे पहली है कल्पनाशीलता, दूसरा है मौलिकता, सृजनात्मकता है, फिर चौथी आती है प्रवाहमयता, और पांचवी भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पलवन की विशेषताएं बताई। इसके बाद अध्यापक कहते हैं कि पलवन को लिखने के और भी बहुत से तरीके हैं। तो अब पलवन को लिखने के वो कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तरीके हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम आज अपना एकांकी का पहला भाग जो है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।